हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका प्रिसीजन है इसके यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा जो सीएए का जो कानून था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीएए है ये जो कानून था इसे 2019 में मतलब बना दिया गया था और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने भी यहाँ पे जो सिग्नेचर भी कर दिए गए थे। तो हम इसी को पूरा यहाँ बेसिक से लेकर के एडवांस तक का जो अब तक का जो पूरा डेवलपमेंट है इसको समझेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम आपको यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, आप इसमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि अगर हम हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंस के लिए तो हम एक नरेटिव पर्सपेक्टिव यहाँ पे प्रस्तुत कर सके अपने हमारे आंसर में। वो वैलिडेशन, वो कंटेंट क्वालिटी, वो थिंकिंग दिखनी चाहिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का एक्ट है ये क्या कहता है, यानी कि इसके की फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये इनके बारे में क्या बात करता है। कह रहा है इन इंडिया सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये क्या करता है कि हमें जो है 5 तरीके प्रिस्क्राइब करता है कि हम जो है एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को। जैसे कि अगर हम बाई बर्थ, डिसेंट, या तो हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे सिटीजनशिप को प्रोवाइड ले सकते हैं, या तो हम नेचुरलाइजेशन के थ्रू जाएं, या तो हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। तो इन 5 तरीकों के माध्यम से जो भारत में सिटीजनशिप को दी जाती है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की अगर बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 है उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 5 से लेकर के 10 तक सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है। प्लस जो आर्टिकल 11 है यानी कि अनुच्छेद जो 11 है इसमें क्या बात की गई है कि यानी कि जो संसद है ये हमें इनको राइट है कि जो मतलब कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में कानून को बना सकती है। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात की, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक बात कही गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जाहिर सी बात है, क्वेश्चन मन में आ सकता है कि यहाँ पे जो सिटीजन कौन हो सकते हैं, सिटीजन कौन है, हु इज ए सिटीजन। फॉर यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1950 के बाद हुआ है और वो कहाँ पे है, वो भारत के बाहर है, एंड बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 के पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया थे, यानी कि उनके जो माता पिता वो अभी भी भारत के क्या है, वो नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिक हैं, तो उन्हें भी जो हम सिटीजन मानेंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई व्यक्ति हैं, उनके बेटे का जन्म जो है मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है और जो है 10 दिसंबर 1992 के बाद यूएसए में हो गया है, यूएसए में उनका जन्म हुआ है, लेकिन जो उनके माता पिता हैं वो क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो जो इनके जो संतान हुई है ये क्या होंगे, ये भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये पूरा सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर यहाँ पे क्या आती है, बात आती है कि जो सिटीजनशिप है नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे जो है हम एक्वायर कर सकते हैं। एक बात करता है कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है इसके लिए वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इन दैट द एप्लीकेंट, यानी कि अब जो भी एप्लीकेंट है उसके पास क्या क्या जो है मस्ट होना चाहिए, मस्ट हैव रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ, यानी कि वो लास्ट 12 महीने से भारत में तो रह रहा हो, एज वेल एज यहाँ पे जो मतलब कि एज वेल एज फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर, यानी कि जो पिछले 14 साल से अगर वो भारत में रह रहा है तो वो उन्हें जो हम 11 साल भारत में रहा माना जाना चाहिए, या मतलब कि भारत में कम्प्लीटली 11 साल वो रहा हो, और जो लास्ट 12 मंथ का जो रिकॉर्ड है उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, ये क्या नेचुरलाइजेशन के थ्रू इससे हम जो है सिटीजनशिप भारत की जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, हमने बात कर लिया कि ये तो सिटीजन हो गए। सिटीजन कौन हो सकता है, जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है और उनके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होगा। फिर अब बात आती है कि यहाँ पे हुई जो नॉट अ सिटीजन, कौन ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, इनके डिसीजन कैसे होगा। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु है वॉलेंटरी एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्रीज, यानी कि और अपने स्वेच्छा से अपने मर्जी से ही अगर किसी सिटीजन ने या किसी पर्सन ने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले ली है तो उसे नो लॉन्गर एज एन इंडियन सिटीजन, उसे भारत का नागरिक नहीं है। अब वो क्या कहला जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फिर क्या है, जो मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जो पैदा हुए होंगे वो भी भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो ये इनके लिए है।
जैसे मान के चलिए कि इन्होंने कोई व्यक्ति है भारत की नागरिकता जो जो है त्याग दी है और किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है अपनी मर्जी से, और उनके जो बेटे का जो जन्म है वो क्या है 4 दिसंबर के बाद हुआ है, तो उन्हें क्या वो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक बातें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। आप यहाँ पे हिंदी से भी में भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं हिंदी में बोल भी रहा हूँ, तो ये आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है कि ये CAA है क्या, ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये क्या है, द CEAA 2019 का जो एक्ट है, ये आप सभी को मालूम है कि जो है 2019 में ही बन गया था, लेकिन इन्फोर्स अभी हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये अमेंड करता है, यानी कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का एक्ट था, इसमें क्या है, ये जो है संशोधन करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और संशोधन करके क्या प्रोवाइड करता है, मेक इलीगल माइग्रेंट्स, यानी कि जो भारत में अवैध तरीके से इलीगल माइग्रेंट हुए हैं वो कौन हो सकते हैं, हु आर हिंदूज, वो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, या जैन हो सकते हैं, पारसी या क्रिश्चियन। यानी कि ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं हमारे जो पड़ोसी देश हैं, फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो क्या किए हैं, जो वो जो है इंटर्ड किए हैं भारत में बिफोर 21 दिसंबर 2014, द एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये क्या कर सकते हैं कि ये जो मतलब इलीगल तरीके से भारत में इंटर कर चुके हैं वो हमारे 3 पड़ोसी देशों से बिलोंग करते हैं, और माइनॉरिटी में जैसे कि ये जो 6 कम्युनिटीज हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन है, इनको जो शामिल किया गया है, इनसे बिलोंग करते हो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कब कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट रखी गई है यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 से पहले उन्हें भारत में अगर उन्होंने प्रवेश किया है तो लेकिन जब प्रवेश अगर लिए हैं तो ऐसे माइग्रेंट्स तो होंगे ही, भारत सरकार के पास डेटा जरूर होगा, तभी उन्होंने ऐसे कुछ अमेंड करके ये जो प्रोविजन किए हैं। तो इनके लिए क्या है, अगर ये अप्लाई करेंगे तो इन्हें ऑनलाइन मोड में जो है ये सिटीजन्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए क्या है, जब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जिस भी देश से वो आए हैं तो उनके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, या कोई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, या कोई और ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि जो उस पर्टिकुलर कंट्रीज से वो बिलोंग करते हैं और भारत में इलीगल तरीके से आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले। तो ये कुछ जो है उन्हें जो है अपने संबंधित देश से उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाना होगा, और इनके लिए पात्रता सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। यानी कि एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान के चलिए कोई जो है जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जैनिज्म को फॉलो करता है, जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उनके लिए क्या कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये जैन है। ऐसे तो कोई भी बता सकता है कि हाँ हम मतलब इस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए क्या एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि रिलीजियस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो यहाँ पे उन्हें दिखाना होगा कि हाँ हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये हमारे पास प्रमाण पत्र है। दे आर सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर द अप्लाइंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और इसके बाद अगर वो भारत में आ गए, यानी कि 2014 से और 2024 चल रहा है, तो यानी कि 10 ईयर हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत में रह रहे हैं, यहाँ पे रोजगार कर रहे होंगे, खाना पीना सब कुछ चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, तो उनके पास क्या हो सकता है कि कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं, पासवर्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। अगर कहीं रह रहे हैं तो अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक बिल भी पे किया है तो उनकी जो रसीद है वो भी होनी चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो जो जनगणना हर जो जहाँ पे रेजिडेंस होते हैं, ये आप किराए पे भी रहेंगे तो वहाँ पे भी जनगणना हर मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज जो है होती रहती है। तो उसकी भी एक पर्ची अगर भी होगी तब भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह और प्रमाण पत्र और कोई इंडियन डॉक्यूमेंट, ये अगर 3 है तो आप जो है कोई भी माइग्रेंट्स जो है अप्लाई कर सकता है फॉर द इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो ये जो कुछ हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ली। अब लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं। क्रिटिसिज्म की अगर बात करें, ये क्या करता है कि ये जो है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, ये इसको वायलेट करता है। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 14 है, क्या बात करता है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो वहाँ पे ही कानून के सामने, और जो आर्टिकल 14 है ये भारत के नागरिकों को एज वेल एज जो विदेशी कंट्रीज से नागरिक जो भारत में रहते हैं उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसमें से रिलीजियस राइट भी है, हम आपने पढ़ा होगा ना कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये क्या रिलीजियस राइट भी है, तो ये क्या इसको जो है वॉयलेट करता है। इसको आगे चल के देखना होगा कि क्या जो है डिसीजंस लिए जाते हैं किस प्रकार के, और भी जब न्यूज़ वगैरह सामने आएगी तो पूरी क्लियरिटी आपको हो जाएगी। और दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें, ये क्या करता है, ये टारगेट करता है कि इसको स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करता है, और जो इसका जो नेचर है डिस्क्रिमिनरी नेचर है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भेदभाव तो और भी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, जैसे श्रीलंका में तमिल्स क्या है,
वो वहाँ पे इनके साथ भेदभाव होता है। म्यांमार के जो रोहिंग्याज हैं इनके साथ भी भेदभाव होता है। तो क्या इनको भी मतलब कि इनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, नहीं किया जाना चाहिए था? तो क्या इसका नेचर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डिस्क्रिमिनरी नेचर है, जैसे कि हम श्रीलंका के तमिल्स की बात करते हैं या रोहिंग्याज की बात करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो मतलब कि जो अगला पॉइंट है इसमें हम देख सकते हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी जो कंट्रीज है इनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो भी यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टर्की, तो टर्की तो हालांकि हम किसी देश के प्रभाव में आकर के अपनी पॉलिसी को वगैरह को तो नहीं डिज़ाइन करते हैं, तो क्योंकि ये हमारे हम इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेनिटी है हमारी, तो ये पॉइंट इतना वैलिड नहीं है, लेकिन एक चांस तो है कि ताकि रिलेशन जो है ख़राब हो सकते हैं। फिर अगर अब ये तो हमने पूरा बेसिक लेकर के अब तक का पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये इसको हमने सब देख लिया। लेकिन अब बात आती है कि जो ये कहाँ कहाँ लागू होगा। जैसे कि कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर 2014, और टू बी एलिजिबल टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, और आपको रखना है कि जो माइग्रेंट्स है 3 देशों से होने चाहिए, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखनी है, कट ऑफ डेट, और ध्यान रखना है नेचुरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना है। प्लस ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये जो एक्ट है CAA एक्ट जो अमेंड किया गया है, इट विल नॉट अप्लाई टू बी ट्राइबल एरिया, यानी कि जो कहाँ पे ट्राइबल एरियाज जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, एज वेल जो भारत की जो 6 शेड्यूल है जहाँ पे हमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। जब भी हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी, तो ऐसे एरिया में भी ये जो एक्ट है इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, वहाँ पे ये जो है लागू नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें या नागालैंड की बात करें, तो विच आर प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन परमिट, यानी कि ये जो 3 स्टेट हैं यहाँ पे जो है इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। और एक इसमें चेंज किया गया है कि जो मतलब कि जो इनमें से किसी के पास भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू अपनी सिटीजनशिप को जो है एक्वायर कर सकता है। नेचुरलाइजेशन में क्या किया गया है, नेचुरलाइजेशन में जैसे पहले क्या होता था कि 12 ईयर जो है भारत का रेसिडेंस होना चाहिए था, ये क्या है रिक्वायरमेंट्स थी, मैंडेटरी थी। अब इसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 6 ईयर कर दिया गया है, यानी कि अब वो जो है 6 ईयर भारत में रहा होना चाहिए। अगर बात करते हैं देखिए 12 ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2014 से 24 चल रहा है, यानी कि 10 ईयर हुए, ठीक है, उसे 12 ईयर चाहिए, यानी कि 2026 में जो है वो जो है कहीं अप्लाई कर सकते थे। अगर कोई इलीगल माइग्रेंट आ गया है तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू तो वो 2 साल बाद अप्लाई कर सकता था, लेकिन इसलिए जो 6 ईयर इसको घटा दिया गया है, 12 से 6 ईयर कर दिया गया है, ताकि जो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो इन्हीं के साथ ही इनको भी नागरिकता यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, मिल जा सके। क्योंकि डेफिनेटली 2 साल बाद तो ये लोग जाहिर सी बात है बाई द नेचुरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू तो अप्लाई करेंगे ही, तो इसलिए यहाँ पे जो ईयर है इसका जो मैंडेटरी था इसको घटा करके कर दिया गया ताकि एक साथ सबको जो है यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी थी जिसमें से मेरे माइंड में डाउट आ रहा था कि क्या क्या प्रोविजंस हैं जो हमें जानने चाहिए, तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे